अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग पाथवे। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जी कि टीजीएफ बीटा है क्या, और देन किस तरह के और कैसे रिसेप्टर्स से जो है ना ये एक्टिवेट होता है, और देन इसका सिग्नलिंग पाथवे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स के साथ फिर क्या सलूक होता है, वो उसके का फेट क्या है, और देन उसका जो है ना वो सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो सारे का सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे उसकी फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह जो है ना हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अभी तक जो है ना हम लोगों ने काफ़ी रिसेप्टर्स को डिस्कस किया है, उनके पाथवेज को भी डिस्कस कर लिया है। हम लोग जब रिसेप्टर्स की टाइप्स को कोर्स के शुरू में पढ़ना शुरू किया था, तो तब हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि कुछ रिसेप्टर्स के नाम जो हैं वो उनकी एक्टिवेटिंग प्रोटीन की बेसिस के ऊपर लग रहे होते हैं, यानी कि जिसको वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं आगे जाके, लाइक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर्स जो कि जी प्रोटीन को एक्टिवेट करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ रिसेप्टर्स के नाम रखे जाते हैं उनके लेगेंड की बेसिस के ऊपर, जैसे हम लोगों ने पिछले पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जी साइटोकाइन रिसेप्टर। इसी तरीके से ये जो टीजीएफ बीटा है, ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है। और देखते हैं कि आगे प्रोटीन किस काम आ रही है। तो ये नाम जो है, इसके भी जो रिसेप्टर्स हैं उनका नाम भी जो है ना टीजीएफ बीटा रिसेप्टर्स के नाम से ही जो है वो जाना जाता है। ये भी एक एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। ये जो है वो रिलाई करते हैं सीरीन और थ्रियोनिन की फास्फोरिलेशन में। लाइक पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था ना साइटोकाइन रिसेप्टर्स, वो डिपेंड कर रहे थे टायरोसिन की फास्फोरिलेशन के ऊपर, और ये डिपेंड कर रहे हैं सीरीन और थ्रियोनिन की फास्फोरिलेशन में। हैं ये भी एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स। अच्छा जी, ये डायरेक्टली फॉस्फोरिलेट कर देते हैं लेटेंट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर स्मर्ट्स को, ठीक है। हम लोगों ने जब जैक स्टाइल पाथवे को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि साइटोकाइन रिसेप्टर जो है वो जैक प्रोटीन के थ्रू स्टैट प्रोटीन्स को जो है वो एक्टिवेट कर रही थी, और स्टैट प्रोटीन्स जो थी वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर जो है ना वो यूज को जाकर एक्टिवेट कर रही थी, और देन उसके साथ ही मिलकर जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर रही थी। जबकि यहाँ पर जो है ना ये पाथवे जो है वो जैक स्टाइल पाथवे से भी डायरेक्ट पाथवे है, यानी कि डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से सिग्नल जो है ना वो इंतहाई स्पीड में और क्विकली जो है ना वो न्यूक्लियस और अप टू दी जो है ना वो जीन एक्सप्रेशन तक जो है वो पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है रिसेप्टर जो है वो डायरेक्टली एक्टिवेट करते हैं स्मर्ट्स को, और ये स्मर्ट्स जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं जीन्स की एक्टिवेशन के अंदर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। जबकि उसमें हमने देखा था कि पहले रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर के बाद फिर जैक्स आएंगे, जैक्स के बाद फिर जो है ना वो स्टैट्स आएंगे, और देन स्टैट के बाद जो है वो हम जाकर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर इन्वॉल्व होंगे। जबकि ये जो है वो रिसेप्टर्स डायरेक्टली स्मर्ट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, और स्मर्ट जो है वो जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कर रहा है। सो इट्स मोर डायरेक्ट देन द जैक स्टाइल पाथवे। सो टीजीएफ बीटा क्या है? ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है। ये सुपर फैमिली एक प्रोटीन है जो कि सिग्नल के तौर पर एक्ट करती है, और ये ग्रोथ फैक्टर के तौर पर जो है ना वो एक्ट कर रही है। ये लोकल मीडिएटर, या जिसको हम लोग हार्मोन भी कह सकते हैं, कि मोस्टली जो है ना ये सर्वाइवल सिग्नल्स में से एक इसका रोल भी है। प्रोलिफरेशन के अंदर, स्पेसिफिकेशन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की प्रोडक्शन के अंदर, टिश्यू रिपेयर, इम्यून रेगुलेशन, सेल डेथ वगैरह, यानी कि गर्ज ये कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है ना वो इस हार्मोन के जो है वो रिस्पॉन्सेज हैं जो कि वो जनरेट कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। जी, तो बात करते हैं जी कि टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली जो है वो एक्ट करती है जी थ्रू द रिसेप्टर्स विच आर थ्रियोनिन सीरीन एंड थ्रियोनिन काइनेसिस। अच्छा जी, अ, इन रिसेप्टर्स की बात करें तो ये एक्टिवेट करते हैं सीरीन और थ्रियोनिन काइनेसिस को, यानी कि इनके रिसेप्टर के पास जो है ना वो ऑलरेडी अपनी डोमेन्स होती है जो कि सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यूज को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, ये दो टाइप्स के इसके जो है ना वो रिसेप्टर्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये दो रिसेप्टर्स के टाइप्स हैं। अ, अब ये जो है ना ये होमोडाइमर्स की फॉर्म में मौजूद रहते हैं सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। यानी कि अगर आप यहाँ पर ये देखें, ये एक लाइट ग्रीन कलर का आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल पीछे जो है ना वो एक बिल्कुल डिम कलर का जो है ना वो किसी ग्रीनिश कलर का एक आपको स्ट्रक्चर मजीद नज़र आ रहा है, और ये दोनों के दोनों जो है ना वो सेम टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ होमोडाइमर्स की फॉर्म में जुड़े हुए हैं। यूजुअली इनएक्टिव स्टेट में ये वाला डाइमर सेपरेट होता है इस वाले डाइमर से। यानी कि ये दूसरा डाइमर है, टाइप 1 का डाइमर है, और ये टाइप 2 का डाइमर है।
ये दोनों डाइमर आपस में तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं इनएक्टिव स्टेट में भी, लेकिन इनएक्टिव स्टेट में ये जो है ना दोनों डाइमर डिफरेंट टाइप्स के जो रिसेप्टर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं होते। जब ये टीजीएफ बीटा सिग्नल आता है तो सिग्नल के आने पर ये दोनों डाइमर्स जो हैं वो इस अपोजिट टाइप के डाइमर के से एक दूसरे के करीब आएंगे और ये एक जो है ना वो एक टेट्रामर बना देंगे। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स का टाइप 1 और टाइप 2 जो है ये दोनों आपस में, इनके दोनों के डाइमर्स जो है ना आपस में मिलेंगे और एक टेट्रामर की फॉर्म में आ जाएंगे और इनके अंदर नीचे साइटोसोलिक डोमेन के ऊपर जो है वो एक सीरीन थ्रियोनिन काइनेज मौजूद है। जब ये दोनों रिसेप्टर्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को जो है ना फॉस्फोरिलेट करेंगे। ठीक है, और मोस्टली जो है ना ये सीरीन जो हमारे पास टाइप 2 है ये फास्फोरिलेट करता है टाइप 1 को केस को, और टाइप 1 के ऊपर जो है ये फास्फोरिलेटेड सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यूज जो है वो हाईलाइट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अब ये एक्टिवेटेड फॉस्फेट्स जो हैं ये एक डॉकिंग साइट प्रोवाइड कर रही हैं स्मट प्रोटीन्स के लिए कि वो स्मट प्रोटीन्स जो हैं वो इसके ऊपर आएँ और आकर जो है ना वो बाइंड करें और देन वो एक्टिवेटेड हों और देन अपने सिग्नल को जो है वो आगे ट्रांसफर करें। अच्छा जी, स्मार्ट प्रोटीन जो है जिस तरह हम लोगों ने पहले कहा कि ये स्मार्ट प्रोटीन जो है ना ये एक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर है जो कि डायरेक्टली जाकर जो है ना वो एक्ट करेगा इस जीन के जो है ना वो रेगुलेटरी सीक्वेंस के ऊपर। कैसे? यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो स्मार्ट प्रोटीन की आपको एक कन्फिगरेशन नज़र आ रही है कि ये स्मर्थ प्रोटीन जो है वो आपको एक बेंड या बोर्ड फॉर्म में जो है ना वो नज़र आ रही है। इसकी दो टाइप्स का यहाँ जिक्र किया हुआ है, स्मर्थ 2, स्मर्थ 3। मोस्टली ये जो है ना ये आकर डॉक करती हैं इस रिसेप्टर की साइटोसोलिक डोमेन के ऊपर और यहाँ से जो है ना इसकी ये जो काइनेज डोमेन है टाइप 1 की काइनेज डोमेन, ये इसको जो है ना फास्फोरिलेट करवाती है। जो ही इसको फास्फोरिलेट करवाती है तो ये स्ट्रेट हो जाता है, डम्बेल शेप में आ जाता है। अब ये डम्बेल शेप जो है ना खुद एक्टिवेट हो चुका है। स्मट 2 और स्मट 3 मोस्टली यहाँ पर आकर बाइंड करती हैं। इसके अलावा दूसरी स्मट प्रोटीन्स हैं जो कि डायरेक्टली इसके साथ रिसेप्टर के साथ आके बाइंड नहीं करती, बल्कि वो इस एक्टिवेटेड स्मट के साथ जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करती हैं, जिसमें से हमारे पास स्मट 4 आती है। अब इनको हम जनरली जो है ना वो वाली स्मट प्रोटीन्स जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं उनको हम लोग आर स्मट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिसेप्टर के नाम से आर स्मट, और जो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करती बल्कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके मर्ज होती हैं उनको हम लोग को स्मट के तौर पे भी जो है ना वो जानते हैं। ठीक है, सो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूक्लियोपोर के थ्रू न्यूक्लियस में जाता है और देन जाके जो है ना वो जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के ऊपर बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को जो है वो एक्टिवेट करवा देता है। स्मॉल प्रोटीन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये दो फर्स्ट जो आइडेंटिफाइड हुई वो दो प्रोटीन्स ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर गैस्टर से निकली थी, से आइडेंटिफाइड हुई थी। सॉरी, एक प्रोटीन मैट प्रोटीन जो है वो ड्रोसोफिला से थी और स्मा प्रोटीन जो है वो सी एलिगेंस से जो है वो आइडेंटिफाई हुई थी। तो उसी नाम से उन जीन के नाम से जो है ना वो इनको कलेक्टिवली जो है वो स्मट प्रोटीन के नाम से कह दिया गया। अच्छा जी, अब जिस तरह मैंने बताया स्मट प्रोटीन की काफ़ी टाइप्स हैं, तकरीबन 30 के करीब जो है ना वो टाइप्स हैं इसकी। जितनी ये डिफरेंट टाइप्स का कम्बिनेशन बनेगा उतनी ही डिफरेंट टाइप्स की जीन्स के एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, सो ये जो कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन सी स्मॉल प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में इन्वॉल्व हुई है वो बताएगा कि आगे जाकर कौन सी जीन जो है ना वो एक्सप्रेस करने वाली है। वो डिपेंड करता है सेल की टाइप के ऊपर, क्योंकि सेल की टाइप के अंदर ये सिग्नलिंग पाथवे जो है वो इनिशिएट करवाया गया। उस टाइम सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या थी जिस टाइम के ऊपर ये सेल के अंदर जो है ना ये सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट करवाया गया। ये जो है ना वो सेल की कंडीशन पे वेरी करता है, सेल की टाइप पे जो है ना वो डिपेंड करता है कि कौन सी जीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो होगा। नेक्स्ट आ रहा है जी फेट ऑफ एक्टिवेटेड टीजीएफ बीटा रिसेप्टर्स। कोई भी रिसेप्टर, कोई भी सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट होगा तो उसकी डाउन रेगुलेशन जरूर होगी। ठीक है ना, तो दो डिफरेंट रूट से एंडोसाइटोसिस होती है इस टीजीएफ बीटा रिसेप्टर्स की। फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन रूट एंड द सेकंड वन इज इनएक्टिवेशन रूट। एक्टिवेशन रूट नाम से जाहिर हो रहा है कि अगर इसकी एंडोसाइटोसिस होगी तो ये जो है ना वो उस सिग्नलिंग पाथवे को जो है मजीद इन्हांस कर देगा। कैसे इन्हांस कर देगा वो हम देखते हैं। क्लेथरिन कोटेड वेजिकल्स एंडोसोम्स, हम लोगों ने ये जो है ना वो लास्ट
चैप्टर के अंदर जो है ना इस बात को डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ क्लैथरिन होती हैं, कुछ राफ्ट्स होते हैं, कुछ कैवोले होते हैं, कुछ डिफरेंट जो है ना वो लिपिड्स की से साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स की जो है ना वो डोमेन्स होती हैं, जो कि एंडोसाइटोसिस के अंदर हेल्प करती हैं। सो एक्टिवेशन रूट के अंदर क्लैथरिन कोटेड एक वेसिकल बनता है, अर्ली एंडोसोम्स बनने के बाद जो है ना वो स्मड प्रोटीन्स की एक्टिवेशन जो है वो मजीद इनहांस हो जाती है। अब होता क्या है कि वो रिसेप्टर जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर था, अब वो मजीद एंडोसोम के थ्रू जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया, वो न्यूक्लियस के मजीद करीब पहुंच गया है, ठीक है ना। और मजीद करीब पहुंचने के बाद वो ज्यादा जल्दी ज्यादा स्पीड के अंदर स्मर्ज को जो है ना वो एक्टिवेट करवा पाएगा, ठीक है, और ज्यादा जो है ना वो क्विकली एक एक्टिवेशन रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर पाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर सोने का सुहागा और इस बात को जो है ना वो मजीद इनहांस कौन करता है, सारा प्रोटीन कर देती हैं, ठीक है। ये एक एंकरिंग प्रोटीन है, एंकरिंग प्रोटीन स्मद एंकर फॉर रिसेप्टर एक्टिवेशन। ये क्या करती हैं, ये उस रिसेप्टर के साथ एंकर करके इन स्मद प्रोटीन्स को जो है ना वो मजीद कंसंट्रेट करवा लेती हैं, उस रिसेप्टर की जो साइटोसोलिक डोमेन है उसके साथ बाइंड करवा के स्मद प्रोटीन को जो है ना वो डॉक करवा लेती हैं ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि रिसेप्टर मेडिएटेड जो स्मर्ट प्रोटीन की फॉस्फोरिलेशन है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, ठीक है ना। सो ये सारा प्रोटीन्स जो है ये एक्चुअली रिसेप्टर की साइटोसोलिक डोमेन के ऊपर आके बाइंड करती हैं और मल्टीपल स्मर्ट प्रोटीन्स को जो है ना वो अपने साथ जो है वो डॉक करवा लेती हैं, जिससे क्या होता है उसकी एक्टिवेशन जो है फास्फोरिलेशन जो है वो बड़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है और ये सिग्नल जो है वो कई गुना ज़्यादा स्पीड के अंदर जो है ना वो इनिशिएट हो जाता है, चलना स्टार्ट हो जाता है। ये था हमारे पास एक्टिवेशन रूट का पाथवे टीजीएफ बीटा रिसेप्टर का। अब इन एक्टिवेशन रूट में क्या होगा, ऑब्वियसली कुछ इनहिबिशन टाइप होगी, इसमें कैवोली जो है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन्स का एक होता है, वो कैवोली जो है ना वो रिसेप्टर को जब एंडोसाइटोस के साथ लेके जाते हैं तो वो रिसेप्टर की यूबिक्यूटिनेशन करवा देते हैं। अब यूबिक्यूटिनेशन एक सिग्नल था सेल के लिए कि ये जो पार्ट के अंदर यूबिक्यूटिन लगा हुआ है इसको जो है ना हमने अब डिग्रेड कर देना है, और प्रोटियोसोम्स आते हैं और उसकी जो है ना वो डिग्रेडेशन करते हैं रिसेप्टर की, रिसेप्टर डिग्रेड हो गया तो अल्टीमेटली मजीद सिग्नल जो है वो एनहांस होना बंद हो जाएगा और सिग्नल की डाउन रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो ये दो जो है ना वो पाथवे हैं जिनके थ्रू टीजीएफ बीटा रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेटेड टीजीएफ बीटा रिसेप्टर जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, स्मद प्रोटीन्स जो है ना ये एक शटल के तौर पर कंटिन्यूअसली ना मूव करती रहती है साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में जब आएगी तो वो एक्टिवेट हो जाएगी रिसेप्टर से, फिर जल्दी से वो जाएगी न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में फास्फाटेजेस होते हैं, ठीक है, और फास्फाटेजेस उसको पकड़ के जो है ना वो डीएक्टिवेट कर देंगे। फिर वो वापस आएगी साइटोप्लाज्म में, एक्टिवेट होगी, देन जो है ना वो चली जाएगी नीचे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएक्टिवेट होने के लिए। अब ये एक्टिवेशन और फास्फोरिलेशन और डीफास्फोरिलेशन का प्रोसेस जो है ना वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान में चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक साइटोप्लाज्म में मौजूद जो रिसेप्टर है ना वो लाइगेंड के साथ बाइंड नहीं रहता। इन शॉर्ट के स्मल प्रोटीन इस बात की श्योरिटी करती हैं कि ये सिग्नल जो है वो तब तक चलता रहेगा, ये पाथवे तब तक चलता रहेगा जब तक जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मौजूद है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल ड्रॉप हो गया है, ठीक है, तो ये पाथवे भी उसी वक्त जो है ना वो रुक जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जैक स्टैट पाथवे, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि वहाँ पे स्टैट प्रोटीन जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो वो इतनी आसानी से जो है वो डीएक्टिवेटेड नहीं होती, क्योंकि टायरोसिन फॉस्फेटेजेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में मौजूद नहीं होते न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन सीरिन थ्रियोनिन फॉस्फेटेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल प्रोटीन बहुत जल्द जो है वो डीफॉस्फोरिलेट हो जाती है। सो इन शॉर्ट के अगर इसका पाथवे जो है वो लंबे अरसे के लिए जो है वो प्रोसीड करवाना है तो उसके लिए लाइगेंड को रिसेप्टर के साथ ज़्यादा देर तक बाइंड रहना पड़ेगा, और रिसेप्टर बाइंड भी रहता है इस केस में। अच्छा जी, वो जैसे मैंने बता दी कि एक्स्ट्रासेलुलर डिपेंड के ऊपर करता है। दो चीज़ों के ऊपर जो है ना एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल की ना दो चीज़ों के ऊपर इसका रिस्पॉन्स जो है वो डिपेंड करता है। एक है कंसंट्रेशन, कितनी अमाउंट में कंसंट्रेशन जो है वो बाहर मौजूद है सेल के, ठीक है, और दूसरा है टाइम, कितनी देर तक जो है ना वो बाउंड रहा है। इसमें से कई घंटों तक जो है ना वो रिसेप्टर बाउंड रह सकता है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है और जीन की एक्टिवेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं
इन दोनों की जो है ना वो क्वांटिटी वेरी करने से। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन कम है तो डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स एक्टिवेट होंगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कुछ डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स जो है ना वो एक्टिवेट होंगी। इसी तरह से टाइम ज़्यादा देर तक बाउंड रहा है तो कुछ और जीन्स होंगी, कम देर टाइम के लिए बाउंड रहा है तो कुछ और जीन्स जो है ना वो डिपेंड होंगे। सो कौन सी सेट ऑफ जीन ने एक्टिवेट रहना है, इस बात के अनुसार इन दोनों की जो है ना वो क्वांटिटी के ऊपर कर रहा होता है। ठीक है। अब स्मज प्रोटीन्स जहां पर इतनी जीन्स एक्टिवेट कर रही हैं वहां पर ही जो है ना वो अपनी इनहिबिटरी प्रोटीन्स भी जो है ना वो एक्टिवेट करवा देती हैं, ताकि हमारी जो सिग्नल है उसको इनहिबिट किया जा सके थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्मज 7 बाइंड करता है साइटोसोलिक टेल के ऊपर ऑफ द एक्टिवेटेड रिसेप्टर एंड इनहिबिट इट्स सिग्नलिंग एबिलिटी एट लीस्ट 3 ways। ठीक है। स्मथ 7 में से कहा स्मथ की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें से स्मथ 7 ऐसा है जो कि ना एक्टिवेट होता है एज एन इनहिबिटरी ऑफ स्मड। ये आकर बाइंड कर जाता है साइटोसोलिक टेल ऑफ एक्टिवेटेड रिसेप्टर और इनहिबिट करता है। 3 तरीकों से उनको जो है ना इनहिबिट करता है। नंबर 1, इट कम्पीट्स विद द आर स्मर्ज फॉर बाइंडिंग साइट्स। आर स्मर्ज वो थी जो रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड करती थी तब जाके एक्टिवेट होती थी। ठीक है ना, ये उनको बाइंड नहीं होने देता। ये खुद जाकर जो है ना ये स्मर्ज 7 जो है जाकर बाइंड होता है, ब्लॉक कर देता है और आर स्मर्ज को बाइंड नहीं होने देगा। अल्टीमेटली सिग्नल जो है वो नीचे की तरफ नहीं प्रोसीड करेगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो है ना वो यूबिक्यूटिन लाइगेज को जो है ना वो रिक्रूट करवा देता है उस रिसेप्टर के ऊपर कि साइटोसोलिक डोमेन के ऊपर। अब वो लाइगेज कौन सा है? स्मर्फ है। स्मद यूबिक्यूटिनेशन रेगुलेटरी फैक्टर्स। ये स्मर्फ जो है ये यूबिक्यूटिनेशन करवा देंगे रिसेप्टर की, और आपको पता है यूबिक्यूटिनेशन का होना क्या मतलब है जी, कि प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगी उस रिसेप्टर की और सिग्नल जो है वो रुक जाएगा। और थर्ड चीज़ क्या है कि ये रिक्रूट करता है प्रोटीन फास्फाटेजेस को। ये फास्फाटेजेस को रिसेप्टर के जाके बाइंड के ऊपर रिक्रूट करता है और अल्टीमेटली रिसेप्टर की जो सीरीन और थ्रेओनीन रेजिड्यूज हैं वहां से फॉस्फेट को रिमूव करवा देता है। अल्टीमेटली रिसेप्टर डीएक्टिवेट, देन आगे उसके सारे के सारे जो है ना वो सेकेंडरी मैसेंजर्स भी जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इन ये 3 मेजर पाथवेज हैं जिनके थ्रू जो है ना ये स्मर्फ 7 जो है वो इस स्मद की जो है ना डाउन रेगुलेशन या नेगेटिव फीडबैक करवाता है। इसके अलावा एक और है जिसमें स्मथ क्या करता है, को स्मथ जो है जैसे स्मथ 4 पढ़ा था हम लोग के पीछे, उसको साथ बाइंड करके ना उसको इनहिबिट कर देता है, उसको वो कम्प्लेक्स बनाने ही नहीं देता जिस कम्प्लेक्स ने जाकर जो है ना वो न्यूक्लियस में एंटर होना है और देन जाकर जो है वो जीन्स की रेगुलेशन करनी है। सो ये हमारे पास जो है ना उसका एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म था। सो यहाँ तक जो है ना वो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि TGF बीटा रिसेप्टर्स जो हैं वो किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं और कैसे जो है उनका पाथवे प्रोसीड करता है। ये ज़्यादा डायरेक्ट मेथड है जीन की एक्टिवेशन के हवाले से। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछिए कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।